जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी को पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रही, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर अपलोड कर दिया। थर्ड चैप्टर का हमने संविधान की विशेषता के बारे में फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। अब हम आगे देखेंगे। हम देख रहे थे अभी तक संसद का सरकार का संसदीय रूप, यानी कि हम देख रहे थे हमारे संविधान में क्या क्या है विशेषताएं, हमारे क्या क्या हमारे जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने क्या क्या दे रखे हैं, हम यही देखेंगे। तो आगे चलते हैं। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत यानी कि एक न्यायपालिका, स्वतंत्र यानी कि किसी के भी दबाव में, किसी के भी दबाव, संसद की, राज्यसभा, किसी के भी दबाव में हमारी न्यायपालिका नहीं है। ठीक। तो भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। तो अगर हम कहें कि क्या संसद उससे छोटी है, या राज्यसभा या विधायिका कार्यपालिका उससे छोटी है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सब बराबर है, लेकिन न्याय करने में वो सबसे ऊपर है। जैसे कि हमारे यहाँ पर 3 न्यायालय हैं: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा हो सकता है? तो है ही वो उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, अगर कोई भी मुकदमा आया और उच्च न्यायालय उसे खारिज कर देता है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में उसे अपील कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से इसका भाग बहुत बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा है, इसका उससे भी छोटा अधीनस्थ न्यायालय। केंद्रीय राज्य के कानून पारित करता है। केंद्रीय जो है, केंद्रीय और राज्य, केंद्र यानी सरकार है, केंद्र राज्य, ये अपने कानून पारित करते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर। यूएसए में ऐसा है कि अगर राज्य कानून पारित कर रहा है, राज्य किसी को न्याय दे रहा है, अगर उसे लगता है कि ये हमारे लायक नहीं है, या ये हमें सही नहीं लगे, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर राज्य किसी जो उच्च न्यायालय, वो किसी राज्य के न्यायालय से, कि उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है, वो उत्तर प्रदेश के फेवर में कुछ कहता है या कुछ करने को कहता है, तो हम उसे सर्वोच्च न्यायालय के पास भी ले जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। संघीय न्यायालय यानी केंद्र की जो न्यायालय है, वो केंद्र का कानून का न्याय करेगी, और राज्य का जो है, राज्य न्यायालय यानी उच्च न्यायालय अमेरिका की, वो राज्य न्यायालय के कानून का फैसला सुनाएगी। सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय, गारंटी यानी कि हमारी जो न्यायालय है वो गारंटी देती है किसका? मौलिक अधिकार का, जो कि अनुच्छेद मौलिक अधिकार का देती है। संविधान के संरक्षण का भी वो प्रावधान करती है, उसकी भी हमें गारंटी देती है। स्वतंत्रता के लिए प्रावधान, न्यायाधीश के कार्यकाल की सुरक्षा है, यानी कि जब एक बार न्यायाधीश जज बन जाते हैं, तो उसे कुछ रीजन पे ही हटाया जा सकता है। जिसका मन करे या सरकार बदली हटा दिया न्यायाधीश को, तो ऐसा नहीं होता है। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, यानी कुछ सेवा शर्तें हैं, जो कि जैसे कि उनकी वेतन भत्ता जो हम पैसे देते हैं टैक्स वैक्स के रूप में, उनमें से दिया जाता है। यानी कि जनता का पैसा है तो जनता की सेवा करो। अगर कोई राज्य या कोई पार्टी पैसा देती न्यायाधीशों को, तो वो अपने फेवर में काम करवाती। भारत के संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चे का वहन होता है। विधायिका में न्यायाधीश के कामकाज पर चर्चा पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका में से न्यायपालिका को अलग रखना आदि। कार्यपालिका क्या कार्य कर रही है, उससे अलग कर देती है।
कभी कभी ऐसा होता है कि कानून बनता है, कानून को हमारी सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर देती है। जब वो ऐसा नहीं है कि हम कानून बनाएंगे तो सीधा ले जाकर हम सर्वोच्च न्यायालय में दिखा देंगे कि देखो हमने कानून बनाया है, अब इसे आपको रद्द करना है तो रद्द कर दीजिए। ये जाता है जनता के पास, जनता में किसी भी तरीके से टीवी के चैनल किसी भी तरीके से पहुंचता है, तो अगर वो उसका विरोध करती है तो ये संविधान के रूप में देख सकती है कि ये इसका जनता के फेवर में है या नहीं है, इस तरीके से उसे लागू या ना लागू करने के लिए आगे बताती है। मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, 6 मौलिक अधिकार हैं। इनमें से एक मौलिक अधिकार और था जो कि संपत्ति का अधिकार देता था, उसे हटा दिया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वैसे तो मौलिक अधिकार 35 तक हैं, लेकिन जो जनता के लिए हैं वो 32 तक ही सीमित है। उसके बाद कुछ रेगुलेशन है जो कि कर्मचारियों पर लागू होते हैं। उद्देश्य क्या है? राजनीति लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देता है। इससे यह कार्यपालिका और विधायिका को मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करता है, यानी कि कोई भी अपने हिसाब से कानून न बनाए, इस तरीके से ये लागू करता है। ठीक है। मौलिक अधिकार का हनन सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर किसी के धार्मिक या किसी रूप से हनन हुआ है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील दायर कर सकता है। अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी होते हैं, अभिलेख जारी होते हैं, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण। परिवर्तन नहीं किया जा सकता मूल ढांचे में। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है, कटौती भी कर सकती है, जिस तरीके से अनुच्छेद 17 को हटाया गया, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल में स्थगित कर दिया जाएगा, यानी कि ये दोनों अनुच्छेद समाप्त हो जाते हैं, उस समय नहीं लागू रहते। इसके बाद इन विशेषता में राजनीति के डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी तो संसद लागू करेगी, उसे सर्वोच्च न्यायालय नहीं लागू कर सकती। एक अनूठी विशेषता है ये, एक तरीके से अनूठी विशेषता है। उल्लेख भाग 4 में, इसका उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है, 3 वर्गों में विभाजित है। एक सामाजिक गांधीवादी, यानी कि उस समय गांधीवादी क्या सोचते थे, वो उदारवादी बौद्धिक जो उदारवादी थे, किन्हों क्या देना है, सामाजिक आर्थिक, इस तरीके से बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक डीपीएसपी को शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है? भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मौलिक अधिकार में लागू नहीं है। ये संविधान में कहा गया है कि देश के शासन व्यवस्था में ये सैद्धांतिक मौलिक है। देश कानून बनाते समय इन पर अवश्य ध्यान दे। यानी संसद अगर कोई राज्य सभा, विधानसभा कोई भी कानून बना रहे, संसद कोई भी कानून बना रहा है, तो इन नीति निर्देशक तत्व पर अवश्य ध्यान दे। इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों की तुलना पर रखी गई है। मौलिक कर्तव्य हम ये संविधान जब लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था,
ये 1976 42 अमेंडमेंट संविधान में जब हुआ तब इसे शामिल किया गया के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 और 77 के दौरान इसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुए, जो परिवर्तन किया गया, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान। इस समय बहुत सारे परिवर्तन, बहुत चीजें इस हमारे संविधान में शामिल की गई थी, जिसमें से 73, 74, 42, 7 इस तरीके से कई अनुच्छेद थे। 22 के 86 में संविधान ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, जिसमें ये कहा गया कि माता पिता जो हैं वो अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए स्कूल में भेजें। भाग 4 में जिक्र अनुच्छेद केवल 51 का कागा है। इसमें कहा गया है कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो संविधान का सम्मान करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का हम आदर करें, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखें, एकता अखंडता की रक्षा करें, हमारी मिश्रित संस्कृति जो कई धर्मों से मिलकर बनी हुई है उस धरोहर को हम अनुरक्षण करें, भाईचारे का हम विकास करें। फिर हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष भारत। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई भी एक स्वाभाविक धर्म नहीं है, यहाँ पर अनेकों धर्म है। तो भारत की संसद या राज्य किसी को भी किसी पार्टिकुलर धर्म को, किसी विशेष धर्म को विशेषता नहीं दे सकती है, जैसे पहले हुआ करता था। किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता इसमें नहीं दी गई है। 1976 में 42 संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना हर व्यक्ति आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा है। ऐसा नहीं है कि ये इस समय पहले हमारे संविधान में था नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारे प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक इस तरीके से शब्द को रखा गया था। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, उसे कानून के समान सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14 में इसे कहा गया है। धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं, ये अनुच्छेद आर्टिकल 15 है। सार्वजनिक सेवा में सभी को समान अवसर, आर्टिकल 16। किसी भी धर्म को अपना सकते हो या पूजा अर्चना कर सकते हो, 25 आर्टिकल। किसी धर्म का कोई एक विशेष हिस्सा, जैसे कि इसमें बात हो रही है कि जो हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, वो बौद्ध धर्म पर भी लागू होगा। तो इसी तरीके से कोई पार्टिकल हिस्सा, कोई एक हिस्सा आप अपना सकते हैं, वह 26 आर्टिकल में दिया गया है। किसी धर्म मानने के लिए आपको कर नहीं लिया जाएगा। पहले जैसे जजिया कर, टैक्स, इस तरीके से टैक्स चला करते थे, अब वो नहीं लिया जाएगा। 27 आर्टिकल में है। भाषा, लिपि, संस्कृति जो आपकी है, किसी भी भाषा को आप बोलते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं, उनकी सुरक्षा आर्टिकल 29 में है भी। सरकार शैक्षिक संस्थान में धार्मिक उपदेश नहीं। शैक्षिक सरकारी प्राइवेट जो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी जैसे कि पुलिस अफसर या ऑफिसर्स, फौजी आर्मी में हैं या किसी भी उसमें सरकारी पदों पे हैं, उसमें धार्मिक उपदेश नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 28 में इसमें अल्पसंख्यकों की अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों करना, जैसे संचालन करना। मुस्लिम में मदरसा होता है, तो ये आर्टिकल 30 में इसका उल्लेख है। समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास अनुच्छेद 44 में है। इसमें अभी काफ़ी चर्चाएं होती है, बहसें होती हैं, अभी तो देखा जाएगा ये किस तरह लागू होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संविधान सभा जब 1946 में बनी,
तब उसमें वयस्क मताधिकार को लेने की बात कही गई, लेकिन तब हमारे यहाँ इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी कि चुनाव हो और इस तरीके से संविधान में सभी हिस्सा ले और किस तरह का संविधान बने, ये संभावना। लेकिन इसे कुछ समय के बाद जोड़ा गया। अब जो चुनाव मतदान करने का अधिकार है वो 18 पर है, और जब 18 से आप ले सकते हो, जब तक जीवित हैं तब तक आप मतदान करेंगे। किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, यानी कि आपको स्त्री पुरुष बच्चे किसी के आप बच्चे सॉरी किसी भी लिंग पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी धर्म के से हैं तो जाति से हैं तो किसी से भी। संविधान संशोधन 1989 में 61वां 61वें संविधान में इसे संशोधन किया गया और 1988 के द्वारा मतदान को 21 यानी 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इससे भारत में एक लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र शामिल हुआ। यह स्वाभिमान में यहाँ पर, ताकि लोगों के स्वाभिमान में वृद्धि हो, अल्पसंख्यक को अपने हितों की रक्षा करें, कमजोर वर्ग जो हैं के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा उत्पन्न होगी। इसे ये है कि चुनाव से ये सब कैसे होगा। तो जैसे आप चुनाव करेंगे तो आप उन व्यक्ति से कह सकेंगे कि हमने आपको प्रतिनिधि अपना बनाया है, तो आप हमारी सुरक्षा कीजिए। एकल नागरिकता। संविधान फेडरल है, दो लक्षण हैं, एकल और संघीय। लेकिन भारत में ये ऐसी है, लेकिन यूएसए में दोहरी नागरिकता, राज्य की आपको अलग नागरिकता मिलेगी और अमेरिका की अलग से। अगर आप किसी विदेश में जाते हैं तो आप ये नहीं बताते कि हम बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं या केरल से आए हैं। आप ये कहते हैं कि हम भारत से आए हैं। तो हमारे पास कौन सी नागरिकता है? भारत की नागरिकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। क्या आप इसे सहमत हैं? टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर आप सभी लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा। स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब होता है ऐसी कौन कौन सी संस्था है जो संसद से स्वतंत्र हैं, राज्य से स्वतंत्र है, लेकिन ये मान लीजिए कि पूर्णतः नहीं स्वतंत्र होगी, कुछ ना कुछ उसमें हमें बंधन में रहना ही पड़ेगा। संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र, राज्य अन्य के स्वतंत्र निकाय मानती है, बल्कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, क्योंकि उन्हें भी टैक्स से ही पैसे, जनता के पैसे ही मिलते हैं। नियंत्रक अभिलेखाकार, यानी कि जो पैसे की बात होती है वो भी जनता का ही रहता है। IPS और PCS जो मामले हैं, जो व्यक्ति हैं राष्ट्रपति शासन की सलाह से वो उन्हें पद नियुक्ति की जाती है और उनमें कुछ जैसे कुछ निश्चित रहता है कि इन्हीं कारणों से इन्हें हटाया जाएगा। स्टेट PSC राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल को सलाह देना, कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें भारत की संचित निधि पर है। भारत विभिन्न व्यय स्वतंत्र सुनिश्चित करता है। आपातकालीन प्रावधान, वैसे तो फेमस 3 आपातकाल हैं और भारत में 4 आपातकाल लगते हैं। उद्देश्य क्या है आपातकाल का? अगर देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता को सुरक्षा करना, संविधान देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखना। 352 में आपातकाल, ये राष्ट्रीय आपातकाल, बाहरी देश से कभी युद्ध होता है तो इस तरीके से आपातकाल लगाया, जैसे पाकिस्तान से जब युद्ध होता है तो इस तरीके का आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था। राज्य में आपातकाल, राज्य में 2 तरीके से आपातकाल लगता है। अनुच्छेद संवैधानिक तंत्र की असफलता, यानी संवैधानिक जो संविधान के अगर कोई तंत्र है, कोई
चीज़ें हैं उससे असफल हो गया तो 356 का इसमें राज्य आपातकाल लगेगा। केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल, यानी कोई चीज़ें केंद्र का चीज़ें नहीं मान रही हैं तो वो 365 का राज्य आपातकाल लगेगा। वित्तीय आपातकाल में 362, यानी कि जब वित्त की स्थिरता या प्रत्यय संकट यानी कुछ भी वित्त के से आता है आपातकाल तो ये लगता है। इसके बाद है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार त्रिस्तरीय सरकार 1992 में 73 व 74 संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय सरकार में केंद्र, राज्य अब स्थानीय सरकारें बनेंगी। इनमें भाग जोड़े गए 9वें नई अनुसूची की 11वीं जोड़ा बना। 9A में अनुसूची 12वीं जोड़कर नगरपालिका शहरी स्थानिक संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ये गांधीवादी संविधान है, इसे DPSP के तहत ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। उसके बाद सहकारी समितियां 1997 संविधान संशोधन हुआ। 2011 में संवैधानिक दर्जा संरक्षण हुआ। 3 परिवर्तन इसमें किए गए। इसके सरकारी समिति संगठित करने के अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया सहकारी समिति संगठित करने के लिए अनुच्छेद 19 में। इसके एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा सहकारी समिति में। इसे भी ये भी DPSP को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया। अनुच्छेद 43 था में समितियां संविधान में नया भाग जोड़ा है। 9B जोड़ा गया। 9B जोड़ा गया। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज अनुच्छेद आर्टिकल 243 ZH से लेकर 400 ZH तक आर्थिक मजबूती। संसद के में अंतर राज्य सहकारी समिति तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। उपयुक्त कानून इसमें लिखा गया संसद के अंतर राज्य यानी संसद में जो आंतरिक राज्य हैं, जो सरकारी समितियां हैं सहकारी समिति तथा राज्य की जो विधायिकाएं हैं कि अन्य सहकारी समिति के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि ये समितियां जो है सलाह दे सकती हैं कि क्या क्या राज्य में कानून बने और किस चीज से फायदा होगा उस पर ये रखा गया। संविधान की आलोचना। अब हम देखेंगे संविधान की आलोचना। वैसे भी चाहे कुछ भी चीज अच्छा हो या बेकार हो, आलोचना तो सभी चीज की होती है। उधार का संविधान न्याय और मौलिक कुछ नहीं। नया और मौलिक कुछ नहीं। उधार का संविधान है, उधारी की एक बोरी है संविधान, हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन है, पाबंदीगिरी है, संबोधित करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बन गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। यानी कि जब भारत का संविधान बना तो उस समय 100 साल हो चुके थे और इसे एक नया संविधान कहा और विस्तृत है। क्या किसी संविधान में इतना समय लगा जितना समय हमारे संविधान बनाने के लिए लगा है? किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका था। वो किसमें हो चुका था? उद्देश्य प्रस्ताव में। इसका मतलब है कि हमने किसी से उधार नहीं लिया है। वैसे भी संविधान उधार कैसे लिया जाएगा, क्योंकि संविधान सभा जो है वो ब्रिटेन के कहने पे बनी थी।
हमारी देश की मांग थी, तो उनको उनकी आवश्यकता, उनकी आकांक्षाएं थी, ताकि हम और अधिक दिनों तक शासन कर सकें। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरत के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रही। यह दोषारोपण है कि संविधान अन्य देशों के संविधानों से हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है, यानी कि पूरा संविधान उनके कॉपीराइट नहीं है। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, 1935 का जो अधिनियम आया था भारत में, उसकी कह रहे हैं ये कार्बन कॉपी है। एन श्रीनिवासन है जो भारतीय संविधान के सभा हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वो कहते हैं भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की ये नकल है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उत्तर देते हैं 1935 का हिस्सा शामिल है, लज्जास्पद नहीं है, यानी इसमें लज्जा आने की बात नहीं। साहित्यिक चोरी नहीं है, यानी कि हमने एज टू उठाकर उसे नहीं लिया है। इसमें प्रशासनिक संबंधी विवरण गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी। भारतीयता विरोधी का मतलब ये है कि इसमें वयस्क मताधिकार नहीं रहा है, इसमें अधिक से अधिक शिक्षित लोग थे, इसलिए इसे गैर भारतीयता विरोधी संविधान भी लोग कहते हैं। गांधी से दूर संविधान, गांधी जी चाहते थे कि हमारा जो विकास हो ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत, इस तरह नीचे स्तरीय से ऊपर की तरफ हम आगे बढ़े। लेकिन जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें हमने 73, 9A, 9 और 74 को इंक्लूड करके ये बता दिया कि संविधान हमारा गांधी से भी दूर नहीं है। महाकाय आकार, यानी कि हमारा संविधान जो है भीमकाय विस्तृत है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसमें हमने जो है हर चीज को डिफाइन करके बताया गया है, ताकि इसमें कभी भी कोई अगर दिक्कत आती है तो उसे हम हल कर सकें। इस तरीके से महाकाय हो गया, तो इसे महाकाय विस्तृत बोला गया। वकीलों का स्वर्ग, हमारा संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग रहा है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग जो थे, अक्सर संविधान सभा में जो लोग थे वो वकील ही थे, तो इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। आज संविधान की रक्षा भी वकील ही करते हैं, जजेस करते हैं। हम ये देखते हैं कि इसमें भाग, विषय, अनुसूची और अनुच्छेद क्या है, पार्ट, सब्जेक्ट, लिस्ट, आर्टिकल। जैसे कि हम किसी पुस्तक को खरीदने जाते हैं, वो भाग होता है, किसी एक पुस्तक की भाग होती है, उसकी विषय होता है, विषय बना रहता है। एक भाग लेंगे, उसमें लिखा है, आप जैसे जा रहे हैं राजनीति की बुक खरीदने, तो उसमें राजनीति लिखा है। आप कहाँ जा रहे हैं? राजनीति की पुस्तक खरीदने, राजनीति की पुस्तक खरीदने जा रहे हैं, राजनीति की पुस्तक खरीदने जा रहे हैं, तो वो उसमें आप क्या रहेगा, राजनीति के ही बारे में रहेगा। तो इसी तरीके से उसमें विषय भी दिए रहेंगे, जैसे कि संसद, विधानसभा, मूल प्रस्ताव, मूल अधिकार, संविधान। इस तरीके से इसमें आपको विषय भी दिए रहेंगे। उन विषय की अनुसूची रहेंगे, जैसे आपकी मौलिक अधिकार में कई अनुसूचियां, कई लिस्टें हैंगी। जैसे कि धार्मिक हो गया, धार्मिक के बारे में है, उस धर्म के बारे में रहेगा। धर्म के बारे में क्या क्या है, जैसे कि आपका धर्म कोई हनन करता है तो आप आर्टिकल 32 से सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर समता का अधिकार नहीं मिला है तो 16 में भी आप अनुच्छेद ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आर्टिकल है, ये पार्ट एक ही पुस्तक की है, एक ही पुस्तक में इसे लिया जाता है। पहले भाग आता है, मान लीजिए पुस्तक,
विषय, उसमें जो विषय जो पाठ का नाम रहेगा वो। फिर अनुसूची आएगी। अनुसूची पाठ के नाम में कई चीजें रहती हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में हम क्या देखते हैं, सूची में संरचना पढ़ेंगे, स्वतंत्रता पढ़ेंगे, शक्ति और कार्य पढ़ेंगे, दृष्टि और लक्ष्य पढ़ेंगे, सिद्धांत और टिप्पणी, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद उनका अनुच्छेद रहेगा, जैसे कि भारत मौलिक अधिकार में कई अनुच्छेद हैं, 14 से 32 तक, इस तरीके से अनुच्छेद हैं। ओके, नमस्ते फिर।